वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक। आज हम लोग मैथ का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर होगा संख्या पद्धति। बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे, मुझे मैसेज भी आए कि वो लोग बोल रहे थे मैथ की क्लास स्टार्ट करो, और मुझे बोला गया है कि बेसिक से लेके शुरुआत करनी है, तो मैं उसी तरीके से बेसिक से लेके टॉप तक लेके जाऊंगा। ठीक है ना। बेसिक से हम शुरू करेंगे। मैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग वो भी सिखाऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है। जनरली लोगों को जोड़, घटा, गुणा, भाग आते ही हैं, हम लोग वो भी सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको सफलता दिलाने का काम मेरा है, आपका काम पढ़ने का है। बस आप पढ़ते रहिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हम लोग सफलता जरूर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है ना, वो लोग भी मैथ करना सीख जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें जिनको मैथ पढ़ना नहीं आता है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ का जो डर है ना, वो निकल जाएगा। मैथ से अब डरना नहीं। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें हम लोग संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी सीखेंगे, साथ में और डिटेल में जाते जाएंगे। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी लेके आऊँगा और जनरल फॉर्मूले भी बताऊंगा। सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा ताकि आपके दोबारा आपको फिर से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे साथ बने रहिए। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम एक अच्छा सा लेक्चर लेना चाह रहे हैं मैथ का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं जुड़ने के लिए। जो लोग मैथ से डरते हैं उन लोग को बोलें वो आके मेरे चैनल पे आए, मैथ पढ़ें। उन लोग का जो डर है वो निकल जाएगा। हम लोग बेसिक से लेके टॉप तक जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संख्या पद्धति। मैथ का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं हम इसे, काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अब देखो, बात करते हैं काउंटिंग नंबर की। जैसे मानो एक क्लासरूम है, आप क्लास में बैठे हो, टीचर हो। आपको अगर कोई बोलता है आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो उनको गिनना? एक से ही करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो काउंटिंग नंबर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं? 1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो हमारा जो काउंटिंग नंबर है, यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो आप अपने मन से कंफ्यूजन निकाल रहे हैं, यानी जो गिनती गिनने के काम आते हैं नंबर, काउंटिंग नंबर्स वही कहलाते हैं। नेचुरल नंबर भी कहते हैं उनको, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, और काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक। यानी कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है। मान लीजिए 100 तक गिनना है, तो इनफाइनाइट का मतलब वहां पे 100 मान सकते हैं आप। ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई होंगी। काउंटिंग नंबर से मतलब क्या होता है? जो गिनने में सहायक हो, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं और नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यानी जो 1 से स्टार्ट होंगी संख्याएं और अनंत तक जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब देखो, मैंने काउंटिंग नंबर सीख गया 1। अब बिना जीरो के तो भैया कोई काम चलता नहीं। तो पूर्ण नंबर कहता है भाई तुमने जीरो छोड़ दी। यानी मैं काउंटिंग नंबर में, अगर मेरी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें मैं पहले जीरो और ले लूं, कंसिडर कर लूं। यानी मैंने क्या करा? प्राकृतिक संख्या हमारी क्या कह रही थी? जो 1 से स्टार्ट हो रही थी। कहां से स्टार्ट हो रही थी? तो प्राकृतिक संख्याओं के साथ में मैं किसको इंक्लूड कर रहा हूं? जीरो को। यानी प्राकृतिक संख्या मैंने बताई थी ना, 1 2 3 4। उसके अलावा क्या आ गया यहाँ पे? जीरो और आ गया। जब मैं इनकी बात कर लूंगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी? मेरी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। कंफ्यूजन दूर हुआ प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में अंतर। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला प्राकृतिक संख्या कौन सी थी और पूर्ण संख्या कौन सी थी? यानी प्राकृतिक अकेले काम कर रही थी, 1 से शुरुआत कर रही थी। पूर्ण संख्या में क्या आ गया? जीरो के साथ ही वो पूर्ण हो गई। इसका मतलब क्या था? प्राकृतिक संख्या के साथ में क्या आ गई? जीरो आती क्या हो गया? वो पूर्ण हो गई, यानी पूर्ण संख्या बन गई। प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जा रहे थे, जैसे ही मैंने उसमें क्या करा? जीरो को और इंक्लूड कर दिया। किसको? मैंने जीरो को और इंक्लूड कर दिया, तो वो आप क्या बन गए? जीरो और प्राकृतिक संख्या मैंने इंक्लूड कर ली, तो वो पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक की बारे में बात कर रहा हूं। अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो धनात्मक होती हैं, कुछ होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि -5, -4, -3,
है माइनस के 2। यानी ऐसी संख्याएं, कुछ संख्याएं देखो हमारे पास एक है न्यूट्रल नंबर जिसे हम कह रहे हैं जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो कैसा है, न्यूट्रल रहता है एकदम, उस पर ना तो धन है ना ही ऋण है, वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो मैं जीरो से जैसे ही इधर जाऊंगा, इधर जाने पे क्या होगा, मैं पॉजिटिव पे बढ़ रहा आगे, और मैं जीरो से इधर जाऊंगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, नेगेटिव पे जा रहा हूँ। तो मेरे पास जीरो था, मैं इधर आगे बढ़ा, जीरो से आगे कहाँ जाते हैं, 1 2 3 4, यानी राइट साइड में आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ बढ़ रहा हूँ, राइट, दाएं साइड, ठीक है ना। और इधर लेफ्ट साइड में मैं आगे बढ़ा, यानी बायां साइड। तो इधर क्या आया, -1 -2, ठीक है। तो जीरो के जब मैं राइट में जा रहा था तो कहाँ जा रहा था, प्लस पे जा रहा हूं, और जीरो के लेफ्ट पे जा रहा हूं तो मैं कहाँ जा रहा हूं, माइनस पे जा रहा हूं। अब देखो बात करते हैं धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की। तो जो भी संख्याएं इधर है, अगर मैं इसमें प्लस लगा लूं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी भी संख्याएं इस तरीके से नहीं आती कि ये +1 है या +2 है। तो जनरली क्या लिख देती हैं, +1 को क्या लिख देते हैं वो 1, +2 को क्या लिख देते हैं वो 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर प्लस का चिन्ह न लगाऊं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं सिंपली 1 लिखूं या +1 लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है ना, ये तो हो गए हमारे धन पूर्णांक। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं ऋण पूर्णांक की, यानी इधर वाले जो आ रहे हैं वो कौन से होते हैं, धन पूर्णांक, और इधर वाले जो आएंगे ये वाले जो हैं वो कौन से हैं, ऋण पूर्णांक, यानी जिन पे नेगेटिव यानी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखो जीरो से कम क्या हुआ, -1 जीरो से छोटा होता है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं जीरो से इधर जा रहा हूं तो जीरो से बाद में जस्ट बाद में जो आएगा वो सबसे छोटा है, यानी 1। इधर आगे बढ़ते जाएंगे, मानो 10 है तो 10 बड़ा हो गया किससे, 1 से, ठीक है ना। लेकिन इधर क्या होता है, -1 सबसे बड़ा होता है नेगेटिव नंबर में। नेगेटिव नंबर में -1 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। हमें जैसे ही इधर आया -2 -3, तो -3 क्या होगा, इससे कैसा होगा, छोटा होगा। -1 से क्या होगा, -3 छोटा होगा। आपको क्लियर हो गया होगा धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता देता, शून्य ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ ले जाता है कि शून्य क्या है, धन पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है। तो शून्य क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना ही वो धन पूर्णांक होगा ना ही ऋण पूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर्स की। या अभाज्य संख्या, जैसी अभाज्य संख्या। अब देखिएगा, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक का या खुद का भाग जाए, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसे 3 है, ठीक है ना। अब 3 में आप भाग देके देखो, 3 में एक का भाग बड़े आराम से चला जाएगा। चलिए 3 में भाग देके देखते हैं, 3 में 3 बार चला गया, ठीक है। 3 में 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन 3 में किसी और का अन्य का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक या खुद से विभाजित, और किसी अन्य से नहीं, और किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। तो 3 में केवल किस किस का भाग जा रहा है, एक का जा रहा है और खुद का यानी 3 का जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 3 अभाज्य होगी। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, 2 के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और 90% आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। वो पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा होता है, हमारा 2 होता है, ना कि 1। 1 नहीं होता है, 1 ना। अब ये मैं की पॉइंट्स हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। 1 ना तो कैसा होता है,
भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है ना, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं 2 के बारे में बताता हूँ कुछ आपको। 2 में किसका भाग जाता है? 1 का भाग चला गया। कितनी बार गया? 2 बार गया। 2 में और किसका भाग गया? 2 में 2 का भाग गया। कितनी बार गया? 1 बार गया। 2 में और किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 2 कैसी है? सम संख्या है। अभी हम आगे सीखेंगे सम संख्याएं कौन सी होती हैं। अभी बस थोड़ा इतना ध्यान रखना कि सम संख्या है। कैसी है ये? सम संख्या है। तो सीधा एक पॉइंट बनता है जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। पहला पॉइंट आप ये समझ लेना कि एक जो है न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने इंपोर्टेंट का भी मार्क लगा रखा है, केवल 2 कैसी है? वो सम अभाज्य संख्या है। बाकी की बाकी संख्याएं कैसी होंगी? विषम संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या जितनी भी होंगी वो कैसी होंगी? विषम होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और की पॉइंट्स हैं इसके 2। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? इसका सीधा सीधा आंसर होता है 25। कितनी संख्या होती है? 25। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि 1 से 50 तक के बीच कितनी होती है? 15। कितनी है? 15 अभाज्य संख्या होती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नोट्स साथ ही साथ प्रिपेयर करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही आपका मैथ में परफेक्शन बढ़ता जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, बहुत सारे आप लोग पे जो भी किताब है उससे आप लोग करिए। बाद में हम लोग टेस्ट सीरीज चलाएंगे, तब हम टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। अब हम इसके बाद आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स यानी संयुक्त संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड कैसे हो? 2 से ज्यादा। और देखो मैं बात करता हूँ पहले 2। मैं 2 के गुणनखंड निकालूंगा। 2 में किसका भाग चला जाएगा? 1 का। और किसका जा सकता है? 2 का। अब जैसे मैं बात करता हूँ 3 की। 3 में किसका भाग जाएगा? 1 का, 3 का। और फिर मैं बात करता हूँ 4 की। 4 में किसका भाग जाएगा? 1 का, 2 का और 4 का। अब मैं बात करता हूँ 5 की। 1 का और 5 का। फिर मैं बात करता हूँ 6 की। 1 का, 2 का और 3 का। चलो अब देखो यहाँ पे कितने फैक्टर आए, कितने गुणनखंड है इसके? केवल और केवल 2, 1 और 2। और इसके कितने गुणनखंड है? 2, 1 और 2। ठीक है ना? 2 और 3 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं? केवल और केवल 2। और हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 से कैसे होना चाहिए? वो ज्यादा, ना कि 2। 2 से कैसे होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, और 2 से केवल और केवल ज्यादा होना चाहिए। ना तो 2 होने चाहिए, ना ही 2 से कम होने चाहिए। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। अब देखो इसमें गुणनखंड कितने हैं? 1, 2 और 3। कितने हैं? 3। ठीक है, अब ये कैसा हो गया? ये हमारा जो 4 है, 4 के कितने फैक्टर आए? 1, फिर 2 भी है और 4 भी है, यानी फैक्टर कितने आए हमारे कुल मिला के? 3। 1, 2 और 4, कुल कितने हुए? 1, 2, 3, यानी 2 से ज्यादा हुए ना। 3 कितने हुए? 2 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? संयुक्त संख्या हुआ। कौन सी संख्या है ये? संयुक्त संख्या। अब जैसे 6 की बात करते हैं, 6 में कितने फैक्टर हैं? 1, 2 और 3। कितने फैक्टर हैं? 3। तो 6 भी क्या है? संयुक्त संख्या। अब देखो मैंने देखा 1 के बाद मैं 2, 3, फिर 4। 4 ही तो पहला नंबर निकल के आ रहा था, यानी 4 क्या होता है? 4 पहला संयुक्त नंबर होता है। क्या होता है? संयुक्त संख्या। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली संयुक्त संख्या कौन सी है? आपको ऑप्शन दे दिया जाता है 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो पहली संयुक्त संख्या कौन सी होगी हमारी? 4 होगी। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाना साथ ही साथ। अब हम बात कर रहे हैं इवन नंबर यानी सम संख्या की। ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाएं, यानी जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए। जैसे मैं बात कर रहा हूं 4, 2 का भाग देके देखते हैं। 2 दूनी
4 पूरा भाग चला गया, इसका मतलब 4 क्या है, एक सम संख्या है। कैसी है, सम। अब मैंने 5 में भाग देके देखा, जैसे मानो 2 का 2 दूनी 4, शेष पर कितना बचा, 1 शेष आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या नहीं, सम नहीं है। ठीक है ना। या मैं 6 में भाग देके देखता हूं, 2 3 6, या मैं 2 का भाग खुद में 2 में देके देखता हूं, 2 एकम 2। तो यानी जो हमारी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी आ गई फिर मेरी, 2 4 6 8, जो यानी 2 के मल्टीपल में चला, यानी 2 के गुणज में चला। जैसे 2 का पहाड़ा ले लो सीधा सीधा, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी जिसमें क्या हो रहा हो, 2 से वो पूर्णतः विभाजित हो रही हो। ठीक है ना। अगली बात करते हैं हम सम के बाद में बात करेंगे विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे हम, विषम संख्या। अब देखो बात कर रहा हूं मैं विषम संख्या की, जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। अब जैसे मैंने बात करा 3 का, मैंने 3 में किसका भाग लिया, 2 का, 2 एकम 2, क्या आया, 1 शेष पर। इसका मतलब 3 क्या है, मेरी विषम संख्या है। 3 क्या हो गई, विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 5 है, 5 में 2 का दिया, 2 दूनी 4, 1 क्या बचा, शेष बचा। 7 है, 2 3 6, 1 क्या बचा, शेष बचा। तो यानी ये सारी की सारी क्या है, मेरी विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। सम संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी सीधा सीधा 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, 3 6, चौके 8, पंजे 10, छिक्के 12, उस तरीके से। और इसमें 1 3 5 7 9 11 13 17 15 17, उस तरीके से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सबसे इम्पोर्टेंट कुछ संख्या के बारे में अब हम लोग जानेंगे। वो संख्या कौन सी है, हमारी परिमेय संख्या। कौन सी है, परिमेय संख्या। यानी रेशनल नंबर। अब आपने देखा होगा भिन्न के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। भिन्न जो होता है वो इस तरीके से लिखा होता है, जैसे P/Q के फॉर्म में। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हम हर। हर और अंश में वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा था परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 4/3, ठीक है ना। तो वो कैसे हो, भिन्न के रूप में तो लिखा हो। और जो नीचे वाला Q है, यानी हर जो है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ऐसे लिखा हो 4/0, ये शून्य है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कंडीशन कैसी हो गई मेरी, फॉल्स है। तो बात करते हैं Q क्या मेरा 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं है। कंडीशन हम लोग यही पढ़ी है कि ये जो है परिमेय नहीं है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी कि परिमेय कौन कौन सी होती हैं, अपरिमेय कौन कौन सी होती हैं। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक चल रहा है, आप बने रहें। और इसमें से विश्वास मानना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा ही आएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। चलिए परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अभी मैं बात कर रहा था, देखो अब हम बात करते, मैंने बोला था ना भिन्न के रूप में। जैसे मेरे पास लिखा है 1/3, इसका मतलब क्या हो गया भाई, P है और ये Q है। मेरी कंडीशन ये होती थी P/Q के फॉर्म में हो, यानी रूट कैसा हो उसका, ऐसा हो, और ये वाली कंडीशन क्या हो, फॉल होता था। मतलब क्या होता था, P/Q के तो फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे
P है अपॉन में Q है, ठीक है ना। Q कैसा है मेरा, 0 है क्या, नहीं है ना। Q क्या है मेरा इधर 3 है, Q क्या है 3 है, 0 नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या हो जाएगी मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी है, परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरीके से मैं बात करता हूँ 1/5 की। P है Q है, Q भी 0 नहीं है, 5/3 की। अब देखो 0/4 लिखा है मैंने। 0/4 का मतलब मैंने एक बात बताता हूँ, एक लाइन मैंने यहाँ लिख भी दी है, इंपोर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना। किसी संख्या का शून्य से गुणा या भाग करते हैं तो शून्य ही आता है, मतलब समझ लेते हैं। अगर मैं किसी का भाग दे रहा हूँ शून्य में तो इसका हमेशा आंसर क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा। अगर मैं शून्य में किसी का गुणा कर रहा हूँ, 5 का कर दूंगा तब भी 0 आएगा, 6 का कर दूंगा तब भी 0 आएगा, 100 का कर दूंगा तब भी 0 आएगा, 8000 का कर रहा हूँ तब भी 0 आएगा। यानी मैं किसी का भी गुणा 0 से करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा आंसर मेरा एक ही आएगा, फिक्स 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब मैं 0 में अगर मान लो 6 का या 7 का भाग देता हूँ तब भी 0 आएगा, 0 में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तब भी 0 आएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है इधर 0। तो मैं अगर किसी भी संख्या का भाग 0 में दूंगा या मैं किसी भी संख्या का गुणा 0 से करूंगा तो आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 1/3, 1/5, 5/3 यानी 0/4, इसका मतलब आया। अब देखो, अब हमने एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, 0/4। अब आप बोलोगे सर आपने बोला कि 0 में अगर हम किसी का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 0। अब आपने बोला है परिमेय संख्या तो वो होती है जी जो P/Q के रूप में हो, सही बात है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो, अब मैंने जैसे मानो 1 लिख के रखा है, या मैं मान लेता हूँ मैंने 5 लिख रखा था, मैं 5 के नीचे अगर 1 मान लूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा 5, क्योंकि मैं 1 का भाग 5 में दे रहा हूँ ना, तो कितनी बार जाएगा 5 बार ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो सेम मैंने बात ये करी, मैं 0/1 कर लूं, या तो मैं 0/1 कर लूं, या मैं क्या कर लूं 0 कर लूं, बात तो एक ही है ना। मैंने अगर नीचे 1 मान लिया, 1 का भाग में 0 में दूंगा तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अभी हमने बोला था ना, अगर मैं किसी का भी भाग देता हूँ 0 में, कितना आंसर आता है, 0 आता है। इसका मतलब समझ में आ गया, शून्य क्या होता है मेरा, शून्य परिमेय संख्या होती है। शून्य भी क्या होती है मेरी, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट नोट करना, मैंने बता दिया शून्य भी है। अब मैंने लिखा मानो वैसे 1 है, अब मैं 1 में तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 1/1, तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q क्या है यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है ना। P/Q के फॉर्म में है ना, भिन्न के फॉर्म में है, तो इसका मतलब एक भी क्या है मेरा, परिमेय संख्या है। अब देखो 2 की मैं बात कर लेता हूँ, 2/1 P/Q के फॉर्म में आ गया, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़ के आए थे, प्राकृतिक संख्याएं। तो यानी ये प्राकृतिक संख्याएं तो है, काउंटिंग नंबर ही तो जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं मेरी, परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो परिमेय संख्या होंगी। समझा दिया मैंने डिटेल में। अब देखो शून्य को भी मैंने परिमेय बताया, तो मैंने शून्य लगा लिया जी। और जैसे ही मेरा शून्य आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी संख्या आ गई मेरी, पूर्ण संख्याएं आ गई। कौन सी आ गई, पूर्ण संख्याएं। तो ये भी कैसी हो गई मेरी, परिमेय हो गई। इसका मतलब क्या है, मेरी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आया, 2 लाइनें क्लियर हुई, ठीक है ना। जैसे मैं इधर लिख चला रहा हूँ प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय संख्या मैंने समझाई। अब देखो पूर्णांक की बात करते हैं। अब हमें पॉजिटिव नंबर तो पढ़ ही आए, 0 भी हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा माइनस का। अब देखो जैसे माइनस का 1 लिख रहा हूँ, मैं इसके आगे लिख दूँ -1/1, P/Q के फॉर्म में आ गया भैया इसका। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 1 है ना इधर, इसका मतलब Q क्या है, 0 नहीं है। और P की वैल्यू भी कितनी है, -1 है, तो भिन्न के रूप में भी है। इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, वो सब क्या हो जाएंगे मेरे, 0 से मैं इधर ले जाऊँ +1 +2 +3, या -1 -2 या -3, तो ये पूर्णांक भी क्या होते हैं मेरे, परिमेय होंगे। क्या होंगे,
परमेय होंगी। समझ में आया? मेरे प्राकृतिक संख्याएं भी क्या होती हैं? हमेशा परमेय संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती हैं? चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, वो भी क्या होंगी? हमारी परमेय संख्याएं होंगी। डाउट क्लियर हुआ होगा? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। अब मैं आगे बात कर रहा था, ये मैंने बता दिया आपको जीरो से गुणा भाग वाला। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे अगर मैं कोई संख्या है एक में अगर मैं जीरो का भाग देता हूँ तो कभी भी वो भाग जाएगा पता ही नहीं, यानी वो अनडिफाइन आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा, या इसे हम कहते हैं अपरिभाषित। तो मैं कभी भी जीरो का भाग किसी भी संख्या में दूंगा तो कभी भी उसका आंसर नहीं आएगा, वो क्या आएगा? अनडिफाइन होगा। चाहे मैं इसमें दे लूं तब भी आंसर यही आएगा, चाहे मैं इसमें दे लूं तब भी आंसर यही आएगा। तो यानी अगर हम जीरो का भाग किसी में देते हैं तो क्या आता है? वो अनडिफाइन आता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम परमेय संख्या में आगे देखते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है ना? अब जैसे पूर्ण वर्ग है, मैं मान लेता हूँ √4 है। अब √4 पहले तो समझ लेते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका। जैसे 4 है, 4 के फैक्टर करे मैंने, गुणनखंड करे 2 गुणा 2, तो वर्गमूल यानी 2 का एक जोड़ा बनाना पड़ता है, तो इसका वर्गमूल क्या है? 2। ठीक है? जब भी हम √4 का वर्गमूल होता है एक्चुअली वो होता है +-2। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ +2 और -2। अब देखो दोनों की दोनों चीजें देखो, मैंने बोला +2 है -2 है, दोनों की दोनों चीजें हैं, ये ऋण पूर्णांक है और एक धन पूर्णांक है, दोनों की दोनों पूर्णांक है। और ये अभी हमने क्या पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती हैं। तो उसी तरीके से तो हमारा जो पूर्ण वर्ग होगा, यानी अगली लाइन क्या आगे मेरी, जो पूर्ण वर्ग होगा वो भी क्या होंगे? परमेय संख्याएं होंगी। क्या होंगी? परमेय संख्या होंगी। ठीक है ना? संख्याएं होंगी। ठीक है? अगली बात कर रहा हूं मैं, अब मैं घन की बात करता हूं। जैसे मैंने निकालना है घनमूल निकालना है 27 का। ठीक है? अब मैंने 27 के खंड करे, 3 त्रिका 9 तिया 27, यानी यहाँ पे 3 लग रहा है, घनमूल ही तो है, तो मुझे कितने के जोड़े बनाने पड़ेंगे? घनमूल में 3 के। बाकी हम जो अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना वर्गमूल और घनमूल, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके आइडिया के लिए आपको मैं बता देता हूँ। तो 3 का जोड़ा बनाया मैंने, 3 का जोड़ा बनाने पे कितना आया? केवल 3 आया। जिसमें मैं भाग देता हूँ 3 का, सॉरी 1/3 को मैं ले रहा हूँ, तो मैंने भाग दिया 1 में, 1 में भाग नहीं जाएगा, तो हमने दशमलव की बात कर रहे थे, दशमलव लगाया 0 आया, 3 त्रिका 9, 1 आया, फिर से 0 आ गई, 3 त्रिका 9, 1 आया, 0 आ गई, 3 त्रिका 9, उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो 1/3 का मतलब एक्चुअली हो कितना गया? 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी जो टर्मिनेट ना हो, यानी खत्म ना हो रहा हो। क्या नहीं हो रहा हो? खत्म ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, और रिपीट हो रहा हो। कैसा हो? पुनरावृत्ति हो रही हो, जिसकी क्या हो रही हो? पुनरावृत्ति हो रही हो, एंड रिपीटिंग। ठीक है? अब देखो 3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्याएं ऐसी हो जो अभी खत्म नहीं हो रही हो और साथ में एक ही चीज रिपीट हो रही हो, जैसे इसमें क्या हो रहा है? 3 के अंक ही बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो वो सब कैसी होती हैं? परमेय संख्या होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/9 है, तो मैंने भाग दिया 9 का 2 में, दशमलव आया 0 आया, 9 दूनी 18, 2 बचा, 0 आ गई, 9 दूनी 18, 0 आ गई, 9 दूनी 18, 2 बचा, ऐसे आगे बढ़ता गया ना ये। तो इसका मतलब ये भी क्या आया? 0.2222 इस तरीके से आगे जा रहा है। तो ये भी कैसा रहा मेरा? यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, साथ में क्या हो रहा है? ये खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी?
परमेय संख्या है। तो हम लोग को समझ में आया, जो संख्या है एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो या साथ में टर्मिनेट भी नहीं हो रही हो, तो वो संख्या कैसी होती है, हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं बार की। ठीक है, हम बात करते हैं थोड़ा बार के बारे में। चलिए, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने लिखा था 0.333 इस तरीके से। अब देखो, जो संख्या रिपीट हो रही है, यानी मेरा रिपीट क्या हो रहा है, 3 का अंक ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, जो संख्या रिपीट हो रही हो। या जैसे मान लो एक संख्या ले लेता हूं 414141, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि 41 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बार में, 0.14 बार। जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उन्हीं पे बार लगाया। या मान लो मैंने एक संख्या ले ली 567 567 567, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी परमेय संख्या हो गई, क्योंकि एक ही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ना, और इसके बाद में क्या हो रहा है, वो टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। तो मैंने क्या करा, कौन सी संख्या रिपीट हो रही थी, ये, तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे बार आ गया। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, जैसे और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ले रखे थे, तो हम लोग इन्हीं की बात कर रहे हैं, और कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मान लो 328, फिर 767676 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, 7676 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, वो इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, और साथ में क्या हो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परमेय संख्या है। अब देखो 0.328, अब रिपीट क्या हो रहा था मेरा, 76 ही तो रिपीट हो रहा था, तो बार मेरा कहां पे आ जाएगा, 76 पे आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बार का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मैं भी आपको डिटेल में ये भी बताऊंगा बार के बारे में पूरा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे परमेय संख्या के। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 10/3 है, इसका मतलब मुझे किस में भाग देना है, 3 में भाग देना था 10 का, दशमलव लगाया, 0 आया, 10 3 30, कितना हो गया, 3 मार गया। इसका मतलब कितना आ रहा है मेरा, 0.3। अब देखो ये रुक रहा है ना, जो पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाए, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब फाइनल आंसर आ पा रहा है मेरा। ठीक है ना, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, मेरी परमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो अगला मैं एग्जांपल ले लेता हूं। या जैसे मैंने लिखा 8 में भाग दिया मैंने 10 का। ठीक है ना, दशमलव लगाया, 0 आया, 8 बार गया, तो यहाँ पे क्या रहा है, 0.8 क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। फाइनली मुझे एक आंसर मिल रहा है जो जिससे आगे कभी जा नहीं रहा है, तो ये फाइनल एक आंसर मिल रहा है, उसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई, ये भी कैसी होगी, मेरी परमेय संख्या हो गई। जैसे 7/2 है, 7/2 का मतलब क्या, 2 का भाग दिया 7 में, 2 3 6, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 आ गई, 2 पंजे 10, यानी कितना आया, 3.5 आया। अब देखो 3.5 जो आ रहा है, 3.5 भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कैसी संख्या है, मेरी परमेय संख्या है। या जैसे हमने देखा था कुछ, अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, तो इसका आंसर आता है 1.666 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं कैसे लिख रहा था, रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, 6 ही तो हो रही है, 6 पे मैंने बार लगा दिया, ये मैंने टर्मिनेट कर ली ना, क्योंकि मैंने एक बाउंड लगा दिया बार का। तो ऐसी संख्या भी मेरी कैसी संख्या हो जाती है, परमेय संख्या। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया ना, 0.3 है परमेय संख्या। ठीक है ना, अब 0.8 है, ये भी परमेय संख्या आ गई, क्योंकि क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो गया, हमें फाइनल आंसर मिल रहा था, ये भी टर्मिनेट हो गया, फाइनल आंसर मिल रहा था। ये मैं बार वाला कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे बात करेंगे अपरमेय संख्याओं की। ठीक है ना, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं अपरमेय संख्याओं की। तो जो संख्या क्या हो मेरी, P/Q के फॉर्म में ना आए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली जो कंडीशन है ना, उसको क्या नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर। तो जैसे अभी हमारे परमेय में कर रहा था ना, P/Q के फॉर्म में हम व्यक्त कर पा रहे थे, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को क्या कर रहा था, वो फॉलो कर रहा था। लेकिन अपरमेय में क्या होगा, जो परमेय वाली कंडीशन थी हमारी जितनी भी, उनको फॉलो नहीं करेगा। सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, जो की पॉइंट है कि जो परमेय है, जो कंडीशन हमने परमेय के लिए पढ़ी है, उसका जस्ट अपोजिट जो है वो अपरमेय हो जाएगा। यानी मैं बात कर लेता हूँ, जैसे जिनमें मैंने बात करी थी, पहला की पॉइंट है कि दशमलव के बाद अगर रिपीटिंग नहीं हो रहा है सेम नंबर, और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, उसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेट हो
एक तो पुनरावृत्ति बार बार होती रहे और एक ही अंक की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, पुनरावृत्ति तो हो रही होगी लेकिन अंक रिपीट हो रहे होंगे। जैसे अब मान लेते हैं ये, जैसे हमारे पास में पाई है, तो दशमलव के जो अंक है ना उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। जैसे मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 4 8 7 6 9 8 3 2 0 8 बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर फॉर्म में रिपीट हो रहा हो। यानी यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया ना पुनरावृत्ति, नॉन मतलब हो ही रही है कंटिन्यू, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट तो हो रहा है लेकिन कोई भी पर्टिकुलर अंक रिपीट नहीं हो रहा। तो सीधी बात है, आप इस पे बार नहीं लगा सकते हो, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। ये कौन सी संख्या हो जाएगी फिर, मेरी अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पाई क्या है, पाई परमेय है या अपरमेय है। तो ये क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर होता है पाई अपरमेय संख्या है, क्योंकि देखो पाई का मान जो होता है वो लगभग में होता है। और एक और की पॉइंट है, जब भी कोई भी मान लगभग में आए तो समझ जाना अपरमेय संख्या है। लगभग की बात अगर कहीं हो रही है उसका मतलब अपरमेय है, कुछ फिक्स नहीं है। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था कि 5/2 लिख दूं मैं तो 2.5 बार जाएगा, 2.5 आ जाएगा, वो टर्मिनेट हो गया ना, ठीक है ना। लगभग नहीं हो, फिक्स मान आया ना, इसीलिए वो कौन सी संख्या थी, मेरी परमेय। लेकिन जहां लगभग मान आएगा वो कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरमेय संख्या हो जाएंगी। तो पाई का मान लगभग होता है 3.14 लगभग होता है, और बाकी डिटेल में मान होता है उसका, पाई का मान होता है लगभग 3.1415926535 डॉट 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 डॉट, यानी वही वाली कंडीशन आ गई, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब पाई कैसी है, मेरी अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर कोई रूट है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो सारे के सारे रूट कहाँ आएंगे, वो अपरमेय संख्या में ही आएंगे, ठीक है ना। जैसे √2 है, उसकी वैल्यू है 1.412 414213 डॉट डॉट डॉट। ये भी संख्या क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी नंबर बार बार सेम रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे हो गए मेरे नंबर, अपरमेय संख्या हो गई। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, मेरे अपरमेय में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, अपरमेय में। तो मैं पक्की बात बता रहा हूँ, परमेय अपरमेय से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, हर एक एग्जाम में मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे मतलब आज के लेक्चर में हम लोग पूरी संख्याओं को समझ गए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग शॉर्ट ट्रिक से जोड़ घटाव गुणा भाग करना भी सीखेंगे, और उसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो मैं आप लोग को बोलूँगा, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको ये वीडियो शेयर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और जो भी जिसको भी डाउट है वो लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है, और कुछ भी हेल्प चाहिए आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग को बस पढ़ना है, जीतना है, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।